गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखांकन समीकरण से संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है 20वां। प्रश्न में दिया है मोहित के निम्न लेन देनों को लेखांकन समीकरण में दर्शाइए। आप लोग जानते हो लेखांकन समीकरण में संपत्तियों का योग बराबर दायित्वों का योग होता है। संपत्तियां बराबर दायित्व, या तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस अन्य दायित्व, तो उसी को हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। तो प्रश्न में लगभग टोटल 8 व्यवहार दिए हुए हैं और इन व्यवहारों को हम समीकरण में, लेखांकन समीकरण में कैसे दिखाएंगे उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले लेखांकन समीकरण तैयार करने के लिए आप पहला कॉलम व्यवहार का बना लो। दूसरे कॉलम में संपत्तियों के लिए करीबन 4 संपत्तियां रहेगी। वैसे संपत्तियों के लिए यहाँ पे प्रश्न में जितने भी व्यवहार है उसी के आधार पे संपत्तियां फिक्स हो सकती है। तो लगभग 4-5 संपत्तियों के लिए वैसे आपको शुरुआत में जगह छोड़ देनी है। और उसके बाद दायित्व में लगभग एक दायित्व तो पक्का रहता है पूंजी का, और उसके बाद और भी दायित्व रहते हैं, तो 2-3 दायित्व भी हो सकते हैं। तो प्रश्न पर ध्यान देते हुए दायित्व के कॉलम भी बढ़ेंगे। तो संपत्ति में रोकड़ तो कॉमन संपत्ति हो गई, और दायित्व में कॉमन दायित्व जो है वो पूंजी का हो जाता है। ये शुरुआत के व्यवहार से ही पता चल जाता है। तो पहला व्यवहार है यहाँ पे 1,75,000 रुपया नगद से व्यापार आरंभ किया। तो व्यापार आरंभ करते हो तो आप लोग जानते ही हो, प्रविष्टियां जर्नल बनाना भी सीख चुके हो। और व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उस समय रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से वैसे प्रविष्टि होती है। रोकड़ खाता डेबिट मतलब कि व्यापार में संपत्ति आ चुकी है रोकड़ के रूप में, और ये जो पूंजी है वह दायित्व है। और इसी कारण से रोकड़ पर 1,75,000 रुपये का प्रभाव होगा। साथ में यही 1,75,000 रुपया व्यापार की पूंजी मतलब कि व्यापार का मुख्य दायित्व बन जाता है। और उसी कारण से लेखांकन समीकरण में उसे दिखाने के लिए आपको लेखांकन समीकरण करके हेडिंग लिख लिए हैं। पहला व्यापार प्रारंभ, रोकड़ कॉलम में 1,75,000 रुपये लिखो, और पूंजी के कॉलम में भी 1,75,000 रुपया लिखने पड़ेंगे पहले व्यवहार के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला व्यवहार। दोनों पक्ष एक समान, संपत्ति बराबर दायित्व। प्रत्येक व्यवहार के बाद टैली होता है कि नहीं वो चेक कर सकते हो आप। तो संपत्ति में रोकड़ है, दायित्व में पूंजी है, इसलिए संपत्ति बराबर दायित्व हो चुका है पहले व्यवहार से। उसके बाद दूसरा व्यवहार, रोहित से माल खरीदा है 50,000 रुपए का। अभी रोहित से आपने माल खरीदा है, रोहित से माल खरीदा मतलब कि उधार माल खरीदा है। उधार माल अगर खरीदते हो तो माल तो आपके पास आएगा, और देने वाला व्यक्ति जो रहेगा वह रोहित, उसी को हम लेनदार करके नाम देते हैं। लेनदार अपना दायित्व है और माल अपनी संपत्ति है, और इसी कारण से इस व्यवहार का प्रभाव माल एवं लेनदार कॉलम पे पड़ेगा। संपत्ति में माल और दायित्व में लेनदार। तो सेकंड व्यवहार में आप उधार माल खरीदा करके भी लिख सकते हो, या तो रोहित से माल खरीदा करके भी लिख सकते हो। और इस व्यवहार का प्रभाव माल कॉलम में पड़ेगा। रोकड़ के बाद सेकंड कॉलम बन जाएगा माल। माल में 50,000 रुपये का माल आपने खरीदा, इसलिए 50,000 रुपये वहां पे लिखोगे। और यही रोहित क्या हो गया, आपका लेनदार हो चुका है, क्योंकि अभी इसने आपको उधार माल दिया था, आपने रोहित से माल खरीदा है। माल तो आपके पास आया, परंतु देने वाला कौन है, रोहित है। वह आपके लिए लेनदार है, अर्थात उसको आपको भविष्य में रकम चुकानी है, और इसी कारण से वह लेनदार बन गया है। लेनदार के कॉलम में भी 50,000 रुपये आ चुके हैं। तो सेकंड व्यवहार का प्रभाव माल पे पड़ा एवं लेनदार पर पड़ा। अभी भी अगर चेक करते हो तो रोकड़ और माल अपने पास है, और उधर पूंजी एवं लेनदार अपने पास है। दायित्व पक्ष में दोनों पक्ष एक समान है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा व्यवहार, मनीष को उधार बिक्री करके दिया है। मनीष को उधार बिक्री मतलब कि मनीष को आपने माल बेचा है, वहां पे ब्रैकेट में लागत मूल्य दिया है 17,500, और बाहर जो मूल्य है वह है 20,000। अर्थात 17,500 रुपये का माल आपने 20,000 रुपये में मनीष को उधार बेचा है। अभी इस व्यवहार का प्रभाव क्या पड़ेगा, माल उधार बेचा है तो जाहिर है माल तो जाएगा, इसलिए माल में से घटेगा। और आपने यह माल उधार बेचा है, इसी कारण से रकम तो आपको मिली नहीं अभी, इसलिए रोकड़ में कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु माल उधार बेचे है तो भविष्य में कभी ना कभी रकम मिलने वाली है, इसलिए देनदार आपका क्रिएट होगा। मनीष जो है वो आपका कौन बनेगा, देनदार बनेगा। अर्थात उसमें से मनीष से आपको भविष्य में रकम प्राप्त होगी, और इसीलिए संपत्ति की तरफ बनेगा एक देनदार का कॉलम। तो माल पर प्रभाव पड़ा, संपत्ति पक्ष में और भी एक देनदार का कॉलम बनेगा। और साथ में आपने ये जो विक्रय किया है तो इसमें आपने लाभ लिया है, क्योंकि लागत मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। लागत मूल्य 17,500 है, विक्रय मूल्य 20,000 है, और इसी कारण से 2,500 रुपये का यहाँ पे अंतर है। जो भी आपने लाभ लिया है, विक्रय मूल्य
लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वही क्या है, लाभ है। लाभ का प्रभाव पूंजी पर पड़ेगा। और इसी कारण से जो तीसरा व्यवहार का प्रभाव कैसे दिखेगा वो देख लो। आपने यहाँ पे मनीष को उधार माल बेचा है तो उधार विक्रय करके शॉर्ट में व्यवहार में लिख लिए। अभी इसका व्यवहार जो है रोकड़ में कोई प्रभाव नहीं है उस रकम का। 17,500 रुपये लागत का माल आपका गया है, इसलिए माल कॉलम में से आपको घटाने हैं 17,500। अभी आपने मनीष को माल कितने में बेचा है, 20,000 रुपये में, इसलिए मनीष आपका बन गया है देनदार। देनदार कॉलम में लिखेंगे 20,000। और फिर यह इस व्यवहार में आपको जो लाभ हुआ है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना करते हुए, तो जो लाभ मिला है आपको, विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ है, अगर विक्रय मूल्य कम होता तो हानि होती। तो लाभ पूंजी में जोड़ना है। जोड़ने के लिए कोई चिन्ह वहाँ पे आपने नहीं दिखा है, कोई भी चिन्ह रकम के सामने नहीं है, मतलब कि जोड़ना है करके समझ जाओगे। तो ये 2,500 रुपये का लाभ हो गया। तो इस प्रकार के तीसरे व्यवहार का प्रभाव पड़ा। माल आपका जा चुका है 17,500 रुपये का, देनदार आपका निर्माण हो चुका है मनीष के रूप में, वो है 20,000 रुपये का, और आपको माल बेचते समय 2,500 रुपये का लाभ हो चुका है। इस प्रकार से ये तीसरा व्यवहार 3 जगह पे प्रभावित हो चुका है। माल गया, देनदार निर्माण हो चुका है और पूंजी बढ़ चुकी है लाभ के कारण। इस प्रकार से तीसरा व्यवहार। अभी भी टैली करके देखना चाहते हो तो संपत्ति बराबर दायित्व ही आना चाहिए, टैली करके देख सकते हो। फिर उसके बाद चौथा व्यवहार है कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। अभी फर्नीचर खरीदा करके दिया है, तो फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर तो अपनी संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है अपने पास, अर्थात एक संपत्ति और भी बढ़ेगी। अभी यहाँ पे उधार या नगद करके कोई शब्द नहीं है, तो आप अगर कोई भी प्रश्न में उधार या नगद करके शब्द नहीं रहता है और व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता है, तो आपको समझ जाना है कि यह व्यवहार नगद है। और आप यहाँ पे फर्नीचर नगद खरीद रहे हो, फर्नीचर नगद खरीदोगे तो फर्नीचर नाम की एक संपत्ति आएगी, परंतु रोकड़ आपके पास से जाएगी, और इसी कारण से फर्नीचर खरीदने का प्रभाव सिर्फ संपत्ति कॉलम में पड़ेगा। रोकड़ जाएगी, फर्नीचर आएगा। और इस प्रकार से चौथे व्यवहार का प्रभाव सिर्फ संपत्ति पर पड़ेगा। एक संपत्ति घटेगी, दूसरी संपत्ति बढ़ेगी, दायित्व में कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। और इसलिए चौथे व्यवहार के लिए फर्नीचर खरीदा करके ही हमने शॉर्ट में लिखा है। रोकड़ में से 10,000 रुपये घटा दिए क्योंकि आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदते समय आपको रोकड़ देनी पड़ेगी, और इसीलिए फर्नीचर भी आपका एक संपत्ति के रूप में बढ़ चुका है। तो संपत्ति पक्ष में रोकड़ गई, फर्नीचर आया, बाकी अन्य जगह पे कोई प्रभाव इसका नहीं दिखेगा। ये हो गया चौथा व्यवहार। फिर उसके बाद पांचवा व्यवहार है रोहित को पूर्ण भुगतान में नगद दिए। दूसरे व्यवहार में आपको यहाँ पे दिया था, रोहित से माल खरीदा, रोहित से माल खरीदे, उस समय आपका लेनदार क्रिएट हो गया था। अभी रोहित को पूर्ण भुगतान दोगे, मतलब कि आपने लेनदार को रकम चुकाई है, पूर्ण भुगतान करके बोला गया है, अर्थात रोहित की तरफ अभी कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। और इसी कारण से लेनदार का पूर्ण भुगतान आप करोगे। तो रोहित को पूर्ण भुगतान करने के लिए रोकड़ भुगतान करना, मतलब कि रोकड़ जाएगी। और रोहित मतलब कि लेनदार में आपने उसको शामिल किया है, तो लेनदार को भी आपने पूर्ण भुगतान है, मतलब कि लेनदार का कोई बैलेंस आपको नहीं बचा के रखना है। तो रोहित का जो लेन देन था वो 50,000 का था, और पूर्ण भुगतान में आपने नगद चुका है उसको कितना, 48,500 रुपया। अर्थात 50,000 एवं 48,500 रुपये का जो अंतर है 1,500 वह रहेगा बट्टा, छूट रहेगी। और छूट का प्रभाव, अभी छूट आपको मिली है और इसी कारण से आपको लाभ हुआ है। 50,000 रुपये चुकाने थे आपको, परंतु आपने चुकाया है 48,500 रुपया, और इसी कारण से जो भी लाभ 1,500 रुपये के रूप में बट्टे के रूप में हुआ है वह पूंजी में जुड़ेगा, और उस व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। पांचवें व्यवहार के लिए रोहित को चुकाए करके आपने व्यवहार में लिखाया। चुकाए मतलब कि क्या है, रोकड़ तो जाएगी, इसलिए 48,500 रुपया रोकड़ गई है। 48,500 रुपये माइनस करके लिख ले रोकड़ कॉलम में। और लेनदार करके जो था आपका कॉलम रोहित वाला, तो वहाँ पे आप 50,000 रुपये घटाओगे, क्योंकि पूर्ण भुगतान करके बोला गया है, इसलिए 50,000 रुपये वहाँ से आपको घटाने हैं। और यहाँ पे इस व्यवहार में आपको 1,500 रुपये की छूट मिली है। छूट मिली है मतलब कि आपको लाभ हुआ है, लाभ आपका पूंजी में जुड़ेगा, 1,500 रुपया पूंजी में जोड़कर दिखाने हैं। तो इस प्रकार से ये पांचवें व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया पांचवा व्यवहार। अब टैली करके देख सकते हो संपत्ति बराबर दायित्व है कि नहीं, चेक करके देखना है बीच बीच में। फिर उसके बाद छठवें व्यवहार में जाते हैं। तो छठवां व्यवहार है मनीष से रोकड़ प्राप्त की। अभी मनीष से रोकड़ प्राप्त की है, पूर्ण भुगतान वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो मनीष के व्यवहार को एक बार देख लोगे। मनीष को आपने उधार माल बेचा था, तीसरे व्यवहार में मनीष को उधार विक्रय करके बोला गया था, और माल बेचा था 20,000 रुपये का। अभी आपको यहाँ पे लागत मूल्य नहीं देखना है। लागत मूल्य एक तो आपके लिए क्या होता है, सिर्फ व्यापारी को पता रहता है,
ग्राहकों को पता नहीं लगता है लागत मूल्य का, ठीक है। तो इसी कारण से मनीष को जो भी आपने माल बेचा था, मनीष को आपने नहीं बताया था कि ये 17,500 रुपये का माल है, 20,000 रुपये में हम बेचेंगे करके, ठीक है। तो सिर्फ वो तो आपके लिए ही बात थी कि लागत मूल्य कितना था, व्यापारी के लिए बात थी ये। तो अभी आप क्या करोगे, मनीष से रोकड़ प्राप्त करोगे। तो मनीष से रोकड़ 20,000 रुपया प्राप्त हो चुकी है। अभी रोकड़ प्राप्त है, मतलब कि रोकड़ आपकी बढ़ेगी। और मनीष मतलब कि आपका कौन है, देनदार है। जिसको भी उधार विक्रय करते हो वो आपका देनदार बन जाता है। जिस व्यक्ति से माल उधार खरीदते हो वह व्यक्ति आपका लेनदार बन जाता है, ठीक है। माल उधार बेचे मतलब कि देनदार, डेटर बोलेंगे उसको, और माल उधार खरीदेंगे तो लेनदार, क्रेडिटर बोलेंगे। तो यहाँ पे मनीष को आपने माल उधार बेचा था। अभी छठवें व्यवहार में उसी से आपको रोकड़ प्राप्त हो रही है। रोकड़ प्राप्त हो रही है इसलिए रोकड़ में जोड़ेंगे और मनीष मतलब कि देनदार में से घटाएंगे। कोई वहाँ पे व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो भी रकम प्राप्त होने वाली थी वही रकम प्राप्त हो रही है। 20,000 ही मिलना चाहिए था, 20,000 रुपया मिल रहा है। तो छठवें व्यवहार का प्रभाव रोकड़ में जोड़ के दिखाएंगे। प्लस वाले मदों के सामने कोई चिन्ह अंकित नहीं किया है, तो कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि प्लस है, ठीक है। और देनदार 20,000 रुपये देनदार में से घटाएंगे। बस उसका मतलब कि एक संपत्ति आई, एक संपत्ति गई, रोकड़ आई है, देनदार आपका कम हो गया है। तो इस प्रकार से छठवें व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। बाकी अन्य पक्षों में कोई भी मदों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया छठवां व्यवहार। फिर आगे है सातवां व्यवहार। सातवें व्यवहार में है किराया, ब्रैकेट में रेंट पेड करके बोला गया है, मतलब कि किराया दिया है, ठीक है। तो किराया दिया है मतलब कि एक व्यय चुकाया है। व्यय चुकाते हैं तो रोकड़ जाएगी ही, और कोई भी व्यय, कोई भी हानि अगर होती है तो पूंजी भी उतने रुपए से प्रभावित होगी, पूंजी भी कम हो जाएगी। और इसी कारण से किराया चुकाने का जो प्रभाव पड़ेगा वह सातवें व्यवहार का प्रभाव रोकड़ में से कम करके दिखाओगे, पूंजी में से भी कम करके दिखाओगे। 1,000 रुपया रोकड़ जाएगी, 1,000 रुपया पूंजी भी घटेगी। दोनों में माइनस माइनस का चिन्ह आपको यहाँ पे लगाना है, -1,000 रोकड़ में, -1,000 पूंजी में। तो ये हो गया सातवें व्यवहार का प्रभाव। और फिर है आठवां व्यवहार, आहरण का। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज करके बोला गया है, मतलब कि आपने निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली है। व्यापारी ने अपने ही व्यवसाय में से रोकड़ निकाली है 3,000 की। अभी रोकड़ निकाली है तो आपके पास जो भी रोकड़ थी वह रोकड़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी कारण से रोकड़ में से इस व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा, रोकड़ में घटेगा 3,000 रुपया। और आहरण करने से क्या होता है, व्यापारी की पूंजी ही कम हो जाती है, क्योंकि पूंजी में से आहरण घटाकर दिखाया जाता है। और इसी कारण से इस 8वें नंबर के व्यवहार का प्रभाव रोकड़ में से घट के दिखेगा, पूंजी में से भी घटाकर दिखाना पड़ेगा। और इस प्रकार से 8वां व्यवहार कर दिखाओगे। रोकड़ में से घटाकर दिखाएंगे 3,000 रुपया, और पूंजी में से भी घटाकर दिखाएंगे 3,000 रुपया। तो बस इसी प्रकार के 8 व्यवहार यहाँ पे दिए हुए थे। 8 व्यवहारों को आपने अभी यहाँ पे लेखांकन समीकरण में लिख चुके हैं। अभी देखते हैं प्रत्येक मद कितना कितना अभी बैलेंस बचा है, टोटल कितनी बची है। तो सबसे पहले देखते हैं रोकड़। रोकड़ में सबसे पहले व्यवहार में थे 1,75,000, उसमें से 10,000 रुपये माइनस करना है। चौथे व्यवहार के, 5वें व्यवहार के 48,500 रुपये माइनस करना है। 7वें व्यवहार के 1,000 माइनस करने हैं। 8वें व्यवहार के 3,000 माइनस करने हैं। और जोड़ने हैं, मनीष से जो रोकड़ प्राप्त है, देनदार से रोकड़ प्राप्त है, वो जोड़ना है, 20,000 रुपये जोड़ना है। मतलब कि 1,75,000 में 20,000 पहले जोड़ दो, और फिर ये जो 10,000, 48,500, 1,000 और 3,000 इनको घटा दो। अगर जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1,75,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,95,000, ठीक है, 1,95,000। और उसमें से आप घटाएंगे 10,000, 48,500, 1,000 एवं 3,000, तो घटाने वाले रकम का योग कितना है, 48 और 10 हो जाता है 58,500, 58,500 और ये 4,000 मतलब कि 62,500। तो 1,95,000 में से 62,500 अगर घटाते हो तो रोकड़ का जो शेष बचा हुआ है वो है 1,32,500 रुपया। इतनी रोकड़ आपके पास बची हुई है। फिर उसके बाद माल पर ध्यान देते हैं। माल आपने खरीदा था, रोहित से उधार जो खरीदा था वो 50,000 का था, और उधार बेचा है आपने 17,500 रुपये का। अर्थात माल का जो शेष बचा है वह कितना है, 32,500। इन दो व्यवहारों के अलावा माल में कोई व्यवहार नहीं गया है, तो माल का शेष बचा है 32,500। देनदार जो था मनीष के रूप में देनदार क्रिएट हो चुका था तीसरे व्यवहार में 20,000 रुपये का, और छठवें व्यवहार में आपने मनीष से रोकड़ प्राप्त भी की थी, और इसलिए अभी देनदार से कोई रकम बकाया नहीं है। देनदार आपका कंप्लीट हो चुका है। 20,000 में से 20,000 घटाए हैं तो कितना रहेगा, कुछ भी नहीं। तो देनदार आपका नील हो गया है। फर्नीचर, चौथे व्यवहार में फर्नीचर 10,000 था,
और बाकी कुछ फर्नीचर के लिए कोई व्यवहार और नहीं था, इसलिए फर्नीचर के लिए है 10,000। तो संपत्ति में 4 संपत्तियां हैं, उसमें से भी देनदार नील हो चुका है, कुछ भी नहीं रकम बची देनदार की। तो रोकड़, माल, देनदार एवं फर्नीचर। रोकड़ है 1,32,000, माल है 32,500, रोकड़ है 1,32,500, माल है 32,500, देनदार आपका नील मतलब कि 0 है और फर्नीचर है 10,000। इन चारों संपत्तियों को जोड़ते हैं तो 1,32,500, 32,500 एवं 10,000, तो इनका योग आएगा 1,75,000 रुपया। ये हो गई है संपत्तियां। अभी दायित्व में देख लो, पूंजी है 1,75,000 रुपया शुरू के व्यवहार की, उसके बाद 2,500 तीसरे व्यवहार में जो लाभ हुआ था उसका प्रभाव है। फिर उसके बाद जो रोहित को चुकाए थे उसमें आपको छूट मिली थी, उसके भी 1,500 रुपये पूंजी में जुड़ गए हैं। और किराया दिया और आहरण किया है उसके लिए 1,000 और 3,000 रुपये घटाए हैं। तो अगर जोड़ के देखते हैं तो 1,75,000 में 2,500 और 1,500 जोड़ोगे तो 1,75,000 में 4,000 रुपये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,79,000, 1,89,000 हो जाएगा। उसमें से किराए का और आहरण का घटाते हैं 4,000, 3,000 और 1,000 मतलब कि 4,000 घटाते हैं तो आपकी पूंजी कितनी बचेगी, उतनी ही बचेगी जो शुरू की एंट्री में थी 1,75,000 रुपया। और लेनदार आपका रोहित से लेनदार क्रिएट हो चुका था, माल उधार खरीदा था उस समय और उसको आपने भुगतान भी किया था 5,000 5वें प्रविष्टि में, 5वें व्यवहार में, और इसी कारण से लेनदार भी कुछ भी नहीं बचा, नील है लेनदार भी। तो दायित्व में सिर्फ आपकी पूंजी है 1,75,000 की, लेनदार 0 हो चुका है और इसी कारण से दायित्व भी कितना है 1,75,000। तो टोटल करके देख लेते हैं तो संपत्ति बराबर दायित्व आ चुका है और इसी कारण से अपना लेखांकन समीकरण सिद्ध हो चुका है। तो इसी टाइप से जो प्रश्न है लेखांकन समीकरण के, यह भी आपको परीक्षा में 6 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए प्रैक्टिस ठीक से करनी है। वार्षिक परीक्षा में ये 6 अंकों के लिए प्रश्न रहेगा लेखांकन समीकरण का, तो ठीक से प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करते हो उतना ही आपको व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हर एक व्यवहार का कौन से मत पर, उस पर आपको पूरा ध्यान देने में आसानी होगी।